चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना अकाउंट का, वो पूरा ही पार्टनरशिप के बारे में है, जिसमें पहले चैप्टर में हमने पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन देखी, पार्टनरशिप बिजनेस के बेसिक रूल्स हमने समझे, शॉर्ट क्वेश्चन हमने समझे। और अब सेकंड चैप्टर में हमें पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट देखना है। अगर एग्जाम वाइज भी बात करें ना, तो एग्जाम वाइज भी ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 11 मार्क का सम पूछा जाता है। 11 मार्क का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कंपलसरी इस चैप्टर में से पूछा जाता है, और जो टेक्स्ट बुक में है वही पूछे जाते हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन भी नहीं। इसीलिए ये चैप्टर आप बहुत अच्छी तरह से समझना। आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में भी ये फाइनल अकाउंट आता था, 11 मार्क का सम, वैसे ही इस बार भी पूछा ही जाता है। फाइनल अकाउंट जनरली कब बनाते हैं? तो फाइनल अकाउंट हमेशा साल के एंड में बनाते हैं, जब बिजनेस ईयर खत्म होता है ना 31 मार्च को। तो 31 मार्च को फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। और क्यों तैयार किया जाता है फाइनल अकाउंट? कि जिससे हमारा बिजनेस वो सही तरह से चल रहा है या नहीं वो पता चले, हमारे बिजनेस में पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पता चले हमें, हमारा बिजनेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आगे बढ़ा के पीछे हो गया वो इस फाइनल अकाउंट से पता चलता है। और इसकी वजह से ही फिर हम लोग फ्यूचर के लिए डिसीजन ले पाते हैं कि यार गए साल हमारा बिजनेस इस कंडीशन में था, इस साल हम थोड़ा पीछे हो चुके हैं, तो अब जरूरी डिसीजन लिए जाते हैं कि चलो अब फिर जो है वो आगे नई तरह से शुरू करेंगे, अब ऐसा काम करेंगे कि फिर से हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो ये फाइनल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है, तभी तो पता चलता है ना कि यार हमारी बिजनेस की कंडीशन कहाँ पर है। और फाइनल अकाउंट जनरली कैसे बनाया जाता है अगर उसकी बात करें ना, तो थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन करें, थोड़ा सा रिवीजन करें। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऐसे सीखा था कि कोई भी बिजनेस चल रहा हो ना, भले वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो या पार्टनरशिप का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में सबसे पहले तैयार की जाती है जर्नल एंट्रीज। जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज की जाती है। याद है ये 11th में करते थे। जर्नल एंट्रीज बेसिक एंट्रीज होती है कि भाई रोज जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना बिजनेस में, रोज जो भी कामकाज हो रहा है उसे एक बुक में नोट करते जाना, डेबिट क्रेडिट नोट करते जाना, वो जर्नल एंट्रीज। जब जर्नल एंट्रीज हो जाती है तो उसके ऊपर से फिर तैयार की जाती है वो लेजर पोस्टिंग, लेजर बुक तैयार की जाती है, जिसके अंदर लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर बुक होती है ना कि भाई बिजनेस में जिसके साथ भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग पेज बनाते हैं। बुक में हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग पेज बनाते हैं, हर अकाउंट का अलग अलग पेज बनाते हैं, उस पेज को लेजर कहते हैं। कि जिससे उस पेज में उसके रिलेटेड जो है वो सभी ट्रांजेक्शन लिखे हुए होते हैं। अगर सपोज मेरे कोई कस्टमर हैं जिस कस्टमर के साथ मेरा डेली ट्रांजेक्शन है, तो वो लेजर बुक में उस कस्टमर के रिलेटेड एक पेज होगा जिसमें उसके रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स होंगे कि उस कस्टमर को कब कब मैंने चीज़ें बेची ही, उसने कब कब पैसे दिए या कब कब उसने रिटर्न किया, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। और महीने के एंड में या साल के एंड में उस एक पेज का खाली टोटल कर दो तो पता चल जाता है कि उस कस्टमर को मुझे कितना देना है या कितना लेना है उससे, बरोबर ना। तो इस तरह से हर चीज का लेजर बनता है, जर्नल एंट्री पर से लेजर पोस्टिंग की जाती है, और उस लेजर पर से फिर तैयार होता है ट्रायल बैलेंस। लेजर पर से क्या तैयार होता है? ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। जिस ट्रायल बैलेंस में लेजर में जितने भी अकाउंट बनाते हैं ना, उन सब अकाउंट का बैलेंस लेकर आखिरी में किसको कितना देना है या किससे लेना है, वो बैलेंस लेकर ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है, और ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल इक्वल हो, लास्ट ईयर हम लोग ऐसा करते थे कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो जाए, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है कि पूरे साल में हमने ये सब अकाउंटिंग बरोबर लिखी है। और ये जो ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता ना, इस ट्रायल बैलेंस पर से फिर बनता ये फाइनल अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस पर से फिर फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता। तो अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन वाइज भी अगर बात करूं, तो क्वेश्चन आएंगे तो हर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस पर से फाइनल अकाउंट तैयार करना है, बरोबर ना। जनरली आपको ट्रायल बैलेंस के साथ दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए हुए होते हैं कि ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट, उनके ऊपर से हमें फाइनल अकाउंट तैयार करना है। तो एडजस्टमेंट मतलब क्या? आप कोई भी सम देख लो इस चैप्टर का,
उसमें ऊपर ट्रायल बैलेंस बना हुआ होगा और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे। तो एडजस्टमेंट वो चीज़ें कहलाती है जो कुछ बातें या कुछ टॉपिक्स हमें साल के आखिरी दिन पे याद आते हैं। मार्च एंडिंग जब होती है, आखिरी दिन जब फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, उस दिन पे याद आते हैं कि भाई पहले भूल गए थे, अब आखिरी दिन याद आया। कुछ मिस्टेक हुई, कुछ एरर हुई, या कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो आखिरी दिन पर ही गिनी जाती है। कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, कैपिटल इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग इंटरेस्ट होता है, या दूसरा कुछ इंटरेस्ट या सैलरी कमीशन होती है, वो साल के आखिरी दिन पर ही गिनी जाती है। तो जो चीज़ें हमें लास्ट डे पर काउंट करनी हो, पूरे में हमने काउंट नहीं की है, तो वो सब एडजस्टमेंट कहलाती है। बरोबर ना? जो भी चीज़ है लास्ट डे पर हमें काउंट करनी हो ना, वो एडजस्टमेंट हुए हमारे। या तो फिर पहले जो भी हमने एंट्रीज की है, उन एंट्री में अगर कुछ मिस्टेक हो, कुछ एरर हो, आखिरी दिन पे याद आया कि यार वर्कर को तो सैलरी देना ही भूल गए, तो वो लास्ट दिन पे कुछ याद आया, भूल गए थे, वो सब चीज़ें एडजस्टमेंट होती है जो लास्ट डे पर हमें काउंट करनी होती है। बरोबर ना? तो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट होते हैं, उसके ऊपर से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और इसमें हमारे चैप्टर का समझो पहला रूल मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें याद रखना। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक बात याद रखना जो आपके सम में काम आएगी। इनके बारे में अगर बता दूं तो आपके ट्रायल बैलेंस में जो जो चीज़ें दी गई होती है उसके साथ एडजस्टमेंट होते हैं। तो जो भी एडजस्टमेंट हो ना, उन एडजस्टमेंट की हमेशा दो एंट्रीज होती है। एडजस्टमेंट जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे उसकी हमेशा दो जगह पर एंट्री होगी। कौन सी दो जगह पर, वो तो सब में देखेंगे हम लोग, लेकिन याद रखना कोई भी एडजस्टमेंट की हमेशा दो एंट्री होती है। और ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें लिखी गई हो ना, उसकी हमेशा सिंगल एंट्री होती है, मतलब कि एक ही एंट्री होती है उसकी। ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी लिखा हुआ हो उसकी एक ही एंट्री होती है, और एडजस्टमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ हो उसकी दो दो एंट्रीज होती है। क्योंकि एडजस्टमेंट वो चीज़ें कहलाती है ना जो हमें साल के आखिरी दिन पे याद आती है। ये एडजस्टमेंट ये पूरी प्रोसीजर करके आए हुए होते नहीं है। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें लिखी हुई होती है ना, वो पूरी प्रोसीजर होकर आते हैं। तो पूरी प्रोसीजर में उनकी ऑलरेडी दो दो बार एंट्री हो जाती है, तो फिर से उसकी दो बार एंट्री नहीं करते, उसकी सिंगल एंट्री ही करते हैं। जबकि एडजस्टमेंट वो चीज़ें कहलाती हैं जिनके ऊपर ये कोई प्रोसीजर हुई नहीं है, आखिरी दिन पे गिनना है, उसके ऊपर प्रोसीजर नहीं हुई है, और इसी वजह से उसकी हमेशा दो दो एंट्रीज करते हैं, एक एंट्री नहीं। ठीक है, ये पहली चीज़, पहली बात याद रखना। एडजस्टमेंट में कुछ भी एडजस्टमेंट क्यों ना हो, उसकी हमेशा दो दो एंट्री ही होगी, एक एंट्री मत करके आना कभी भी। तो अब ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट पर से फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। और फाइनल अकाउंट में क्या तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं? तो फाइनल अकाउंट में तैयार किए जाते हैं कुछ ये 6 अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में तैयार करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या तैयार करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं सबसे पहले। दूसरा तैयार होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा ये तैयार होता है। तीसरा तैयार होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद तैयार होता है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और आखिरी में तैयार होता है बैलेंस शीट। बरोबर, लास्ट में बैलेंस शीट तैयार होती है। सही बात है ना? जनरली फाइनल अकाउंट के लिए ये सब चीज़ें तैयार की जाती है, ये हर एक अकाउंट तैयार किया जाता है। और अब हम लोग समझें कि ये सब जो अकाउंट तैयार करते हैं ना, उस हर एक अकाउंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, वो अब ध्यान से समझना। ये बातें समझ में आई ना कि फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट पर से तैयार किया जाता है। और अब फाइनल अकाउंट में जो जो अकाउंट तैयार करते हैं ना, इन सब के अंदर क्या क्या लिखना है ना, वो अब हम लोग एक एक करके समझें। आज इनकी थियरी समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो कल के वीडियोस में फिर इनके सम हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्टली। ठीक है? अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर हेडिंग लगाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश डैश, मतलब वहाँ पर बिजनेस का नाम लिखा जाता है। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस का नाम हो, तो वो कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ABC फर्म, जो भी नाम हो उसमें, एज ऑन 31/3 और जो साल हो,
ट्रेडिंग अकाउंट तो हमेशा साल के एंड में ही बनेगा ना, 31 मार्च को, और ईयर जो भी हो 17, 18, 19, 20, 21 जो भी साल हो उसमें। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त डेबिट और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड पर भी पर्टिकुलर एन अमाउंट और क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर और अमाउंट लिखते हैं। और इनमें कौन कौन से टॉपिक्स लिखे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा परचेज एंड सेल रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं। कौन सी चीज़ें? परचेज एंड सेल रिलेटेड चीज़ें। कहाँ कहाँ पर और क्या क्या लिखते हैं वो भी समझ लेना। जिनमें सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखा जाता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कि भाई साल की शुरुआत में जो है वो हमारा स्टॉक कितना था, वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक जो भी हो उसमें। उसके बाद यहाँ डेबिट साइड पे दूसरा लिखा जाता है परचेस। परचेस लिखा जाता है डेबिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है यहाँ पर सेल्स। बराबर ना, सेल्स यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, परचेस को डेबिट साइड पे लिखा जाता है। बराबर, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, परचेस और सेल के साथ लिखा जाता है परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न। अब परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न में डिपेंड है बेटा कि देखो जनरली कोई टीचर्स या कोई टेक्स्ट बुक फिर ऐसे बताती है कि परचेस रिटर्न है वो परचेस में से माइनस करते हैं, करेक्ट है वो भी। लेकिन कितनी बार परचेस में से माइनस ना करना हो तो परचेस रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। दोनों मेथड करेक्ट है कि परचेस रिटर्न आप भले परचेस में से माइनस करो या फिर इस साइड लिखो, दोनों वो करेक्ट हुआ। मैं इजीली ये प्रेफर करता हूँ कि परचेस रिटर्न क्रेडिट में लिखो, माइनस मत करो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट दिए हुए होते हैं, तो परचेस पे भी एडजस्टमेंट होता है, फिर परचेस रिटर्न पे भी एडजस्टमेंट होता है, तो वो एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्टमेंट चला जाता है और कितनी बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसमें कैसे करें। तो इससे अच्छा परचेस अलग लिखो, परचेस रिटर्न अलग लिखो। अगर अलग अलग ही लिखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सम करेक्ट है, आंसर भी आपका करेक्ट ही आएगा। ठीक है ना। तो शायद आपकी टेक्स्ट बुक में या शायद आपके स्कूल में टीचर्स या और कोई अगर ऐसे बताता हो कि परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करते हैं, तो वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हुए। ठीक है, जो आपको इजी लगता हो आप वो मेथड से करना। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कि परचेस के साथ परचेस रिटर्न अलग रखो, कि अगर परचेस डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिखा जाता है परचेस रिटर्न, यहाँ पर परचेस रिटर्न लिखते हैं, और डेबिट में लिखते हैं सेल्स रिटर्न, यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिखा जाता है। परचेस एंड सेल रिलेटेड चीज़ें ही इसमें आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा दूसरा यहाँ डेबिट साइड पे लिखा जाता है परचेस एक्सपेंसेस। परचेस के साथ लिखा जाता है परचेस एक्सपेंसेस, कि परचेस करते वक्त जो जो एक्सपेंसेस लगते हैं ना वो सब एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। परचेस एक्सपेंसेस में आते हैं जैसे कि वेजेस, मजूरी दी जाती है परचेस करते वक्त, या फिर ऑक्ट्रॉय दिए जाते हैं, या फिर ऑक्ट्रॉय मतलब एक तरह का जकात होता है वो दिया जाता है, या कैरेज इनवर्ड मतलब गाड़ी भाड़ा दिया जाता है। रेलवे फ्रेट, रेलवे का टैक्स देना होता है कि अगर हमने परचेस किया है दूसरे शहर से तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रेलवे का खर्चा। तो परचेस करते वक्त जो भी एक्सपेंस देने हो ना, अगर उसकी लिस्ट जाननी हो ना तो आपकी टेक्स्ट बुक देखो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 है। पेज नंबर 35 पे परचेस एक्सपेंस की पूरी लिस्ट है। तो वो सभी परचेस एक्सपेंसेस, परचेस करते वक्त जो जो एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं। इनके अलावा परचेस एक्सपेंस के साथ आते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, कि प्रोडक्शन करते वक्त जो जो खर्चा आता है, प्रोडक्शन करते वक्त का खर्चा, जैसे प्रोडक्शन वेजेस दिए गए हो, या दूसरा प्रोडक्शन एक्सपेंस में खास आता है वो आता है फैक्ट्री एक्सपेंस। वो प्रोडक्शन के अंदर ही आता है, वो आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप जब सम करोगे ना तो हर साल स्टूडेंट जो है वो इस एडजस्टमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ लिखें। तो पहले से याद रखो ट्रेडिंग अकाउंट में ही फैक्ट्री एक्सपेंस लिखे जाते हैं। फैक्ट्री का कुछ भी खर्चा हो ना, फैक्ट्री नाम आता हो मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में उसका खर्चा लिखना है। फैक्ट्री का कुछ भी नुकसान, यहाँ पर एक फैक्ट्री और दूसरा आता है प्लांट मशीनरीज, प्लांट मशीनरीज। तो फैक्ट्री एंड प्लांट मशीनरीज के जो भी एक्सपेंसेस होते हो वो सब एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बरोबर ना, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसमें परचेस आता है सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, और परचेस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस वो यहाँ पे लिखे जाते हैं।
दूसरा क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाता है, तो क्रेडिट साइड पे दूसरी चीज लिखी जाती है कि गुड्स गोइंग आउट, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, वो सब यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जनरली हम लोग सेल करते हैं, भाई किसी को बेचा पैसे मिले तो वो हमारा सामान गया ना, हमारे जो भी गुड्स हैं वो गुड्स गए ना। यहाँ पर गुड्स का मतलब वही चीज़ है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़े वो हमारे गुड्स कहलाए, बराबर ना। कि अगर उसके सामने मैंने कंप्यूटर बेचा है तो कंप्यूटर को सेल में नहीं लिखा जाता, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है, मेरा कपड़ों का बिजनेस है। तो कपड़े मैंने बेचे हैं वही सेल में लिखे जाते हैं, वही गुड्स में लिखे जाते हैं, बराबर ना। कंप्यूटर बेचा है वो यहाँ नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर भी गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, सेल के अलावा अगर हमारे गुड्स बिजनेस से जाते हो, कैसे जाते हैं, तो ये आपको 11th में भी आता था कि भाई जैसे अगर सेल के अलावा होते हैं कि अगर सामान जल जाए, मेरे कपड़ों का बिजनेस है, कपड़े अगर जल जाते हो तो मैंने सेल नहीं की लेकिन फिर भी कपड़े तो गए ना मेरे। सामान जल जाता हो, या तो फिर चोरी हो जाए, या फिर ट्रांसपोर्ट में नुकसान हो जाए, टूट फूट जाए, खराब हो जाए, है ना, या फिर बाढ़ आ जाए उसमें खराब हो जाए, कोई भी तरह से, या तो फिर जो पुराना डेड स्टॉक होता है, जो सामान बिक ही नहीं रहा है, वो हमने फ्री में दे दिया, किसी को फ्री सैंपल दे दिया, या तो डोनेशन में हमने गुड्स दे दिए, या तो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेके गए, ड्राइंग कहलाती है ना। पार्टनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें लेके जाती हो तो कोई भी गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, सेल के अलावा कहीं पर भी सामान जाता हो तो वो भी यही लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। वो चीज़ भी यहाँ पर लिखी जाती है। और आखिरी में यहाँ पर लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, कि जब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत इससे करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, और ख़त्म यहाँ पे करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से, बराबर। ये यहाँ पे लिखा जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब लिख दें, फिर ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। कोई भी अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं ये आप लोगों ने 11 से सीखते आ रहे हैं, कि उसमें चेक करते हैं कि डेबिट या क्रेडिट किस साइड का टोटल ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बिजनेस में फ़ायदा ज़्यादा है, सेल ज़्यादा हुई ना तो फ़ायदा ज़्यादा हुआ, तो वो प्रॉफिट कहलाया। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है मतलब हमने परचेज ज़्यादा किया है, परचेज ज़्यादा किया है, पैसे हमारे ज़्यादा गए, तो वो लॉस कहलाता है, बराबर। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इस साइड का टोटल कम होगा, वहाँ पे लिखते हैं, फिर वहाँ पे लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखा जाता है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाता है आखिरी में, जो भी प्रॉफिट हो वो। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो इस साइड ये प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, ऐसे करते हैं ना भाई, डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पे टोटल लिखा, वही टोटल यहाँ पे भी लिखा, और फिर इसकी चीज़ें माइनस की। तो इसलिए अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं ग्रॉस लॉस, यहाँ पर लॉस लिखा जाता है, जितना भी लॉस हो, ठीक है। और ये जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है ना, जो भी एक है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, कोई भी एक ही चीज़ आएगी ना। तो प्रॉफिट आए या लॉस आए उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाए, आखिरी में बंद हो जाए, तो उसे फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं वो समझ में आया ना। इसे भले एक बुक में लिख लो, नोट कर लो, जो भी सम्स आएंगे ना, सम्स के साथ में ये एक पेज साथ में रखना कि हाँ भाई ये चीज़ आई है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ये चीज़ आई है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, बराबर। वो सब चीज़ें ध्यान रखना। तो इसे एक बार नोट कर लो एक अच्छी तरह से बुक में, तो अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग समझे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, तो पहले तो ये भी तैयार उसी तरह से ही होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डैश, यहाँ बिजनेस का नाम, एज ऑन 31/3 डैश, जो भी यहाँ पर ईयर हो वो, और वही डेबिट क्रेडिट में पर्टिकुलर एंड अमाउंट लिखा जाता है। और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं, तो उनमें सबसे पहले अगर डेबिट साइड की बात करें ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपको ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस मिला ना, उसको ग्रोस कहते हैं। ग्रोस का मतलब अभी कच्चा कच्चा प्रॉफिट या तो कच्चा लॉस मिला है हमें, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काउंट करना बाकी है, ठीक है ना, इसलिए वो कच्चा प्रॉफिट या कच्चा लॉस कहलाता है फिलहाल। तो वो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस मिला है, उसे सबसे पहले यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कि अगर ग्रोस लॉस हो रहा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉस मिला है तो उसे यहाँ डेबिट साइड पे लिखते हैं कि ग्रॉस लॉस, यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखते हैं। और अगर प्रॉफिट आया हो तो प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, वो सबसे पहले ऊपर पहली लाइन में लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये चीज़ें। और दूसरा क्या लिखा जाता है इसमें, तो दूसरा लिखा जाता है डेबिट साइड पे बिजनेस के हर तरह के एक्सपेंसेस और हर तरह के लॉस, वो सब एक्सपेंस और सब लॉस डेबिट में लिखे जाते हैं। बिजनेस के सभी एक्सपेंस और सभी लॉस वो यहाँ लिखे जाते हैं। और यहाँ क्रेडिट साइड पे हर तरह की इनकम्स और हर तरह के गेन्स या प्रॉफिट कहो, गेन या प्रॉफिट, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं क्रेडिट साइड पे। तो बिजनेस में सभी तरह के एक्सपेंस या लॉस, लेकिन एक्सेप्शन सुनो ध्यान से कि हर तरह के एक्सपेंस और लॉस इसमें लिखते हैं सिर्फ परचेस एक्सपेंस प्रोडक्शन एक्सपेंस छोड़कर, क्योंकि परचेस और प्रोडक्शन एक्सपेंस किस में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है ना। परचेस और प्रोडक्शन एक्सपेंस यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते नहीं है, ये ध्यान देना, वो ट्रेडिंग में। और दूसरा पार्टनर के एक्सपेंसेस वो यहाँ नहीं लिखते, पार्टनर के एक्सपेंसेस लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, बराबर। बिजनेस के सभी एक्सपेंस और लॉस यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ ये तीन चीज़ें छोड़कर, परचेस एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस और पार्टनर के एक्सपेंसेस। परचेस और प्रोडक्शन एक्सपेंस तो हमने वहाँ पे समझा ना, पार्टनर के एक्सपेंस आगे समझेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखी जाती, बाकी बिजनेस के सभी एक्सपेंस लिखते हैं। तो बाकी कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, तो बाकी एक्सपेंसेस जैसे कि जनरली होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस को रेगुलर चलाने के लिए रोज रोज के जो भी खर्चे हो, जैसे लाइट बिल भरना, रेंट भरना, सैलरी देना, टैक्स भरना, ये सब रोज रोज के खर्चे हैं ना, तो वो रेगुलर जो भी खर्चे होते हो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वो इसमें लिखे जाते हैं। ये खाली टाइप बता रहा हूँ, बाकी आपको भले अलग अलग मेंशन नहीं करने, भाई ये सब एक्सपेंस हैं, वो सब एक्सपेंस इसमें लिखेंगे बस। इसके अलावा दूसरे होते हैं, वो होते हैं सेल्स एक्सपेंस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। परचेस एक्सपेंस इसमें लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन सेल्स एक्सपेंस वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। सेल्स एक्सपेंस में होता है ना कि जैसे होता है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कि भाई जब हमने किसी को बेचा है सामान तो गाड़ी का भाड़ा देना पड़े, होता है ना, किसी को होम डिलीवरी हम लोग करके आए और उस वक्त गाड़ी का भाड़ा हमें भरना पड़ता है, तो वो सेल्स एक्सपेंस हुआ। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, कोई सेल्समैन हो तो उस सेल्समैन को जो सैलरी या कमीशन देनी पड़ती हो, किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना हो, तो वो भी तो एक तरह का खर्चा ही हुआ ना हमारा। ये सब किस में आते हैं, सेल्स एक्सपेंस में आते हैं। तो ऐसे हर तरह के सेल्स एक्सपेंस। और इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इसमें लिखे जाते हैं, मतलब मनी रिलेटेड एक्सपेंस। मनी रिलेटेड एक्सपेंस क्या, कि अगर हमने बैंक से लोन ली है तो लोन का इंटरेस्ट देना, बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट लिया है तो उस ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट देना पड़ता है, या तो फिर किसी और से हमने उधार लिया है, बैंक क्या किसी और से उधार लिया है तो उसके पैसे देने पड़े, कोई इंटरेस्ट देना पड़ता हो, या फिर जो है वो कैपिटल अगर हमने किसी से ली हो, मतलब वही पैसे लिए हैं उसके हमें पैसे चुकाने हो, तो वो फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस, मतलब कैपिटल रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो वो सब यहाँ पे लिखे जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस वो भी इसमें आएंगे। एंड दूसरे आते हैं अदर एक्सपेंसेस, दूसरे कोई भी तरह के एक्सपेंस या तो लॉस, मतलब जैसे जो है दूसरा कुछ नुकसान हो गया, या फिर जो है वो हमें क्या कहते हैं कि भाई कोई पुराना कंप्यूटर ख़राब हो गया उसकी जगह पर नया लाना पड़ा तो उसका जो नुकसान हुआ वो, दूसरा जो डेप्रिसिएशन हमें देना पड़ता है, या दूसरा कोई भी बिजनेस का छोटा मोटा नुकसान हो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। तो इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे सभी तरह के एक्सपेंस और लॉस लिखे जाते हैं, खाली वो तीन चीज़ें छोड़कर। ये अगर क्लासिफिकेशन न याद रहे तो भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। हर तरह के एक्सपेंस और लॉस वो यहाँ पे लिखने हैं, खाली वो तीन चीज़ें छोड़कर, परचेज एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस और पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस। इसके अलावा बाकी सब यही लिखने हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे हर तरह की इनकम गेन्स, सभी इनकम और गेन्स यहीं पे ही लिखेंगे, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। बिजनेस में कुछ भी इनकम मिलता हो ना, जैसे कहीं से कमीशन मिली, कुछ इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, या कोई पुरानी चीज़ बेची, रद्दी बेची है तो रद्दी के पैसे मिले हमें,
कुछ भी कोई भी तरह के पैसे आ रहे हैं ना तो वो सब यहाँ पे लिखो, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं। कहीं पे भी पैसे आ रहे हैं तो यहाँ लिखो, कहीं पे भी पैसे जा रहे हैं तो यहाँ लिखो, बरोबर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और ये जब पूरा हो जाए ना, इसमें सब चीज़ें लिखो, तो आखिरी में इसे भी क्लोज करते हैं। और क्लोज करते वक्त भी वही कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब इनकम का टोटल ज़्यादा है, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट है। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा है, मतलब बिजनेस में लॉस है, बरोबर ना। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो बिजनेस में फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा आखिरी में यहाँ लिखते हैं। भाई इस साइड का टोटल ज़्यादा है, वही टोटल यहाँ पे लिखा, और ये सब चीज़ें हमने माइनस की, तो बाकी का यहाँ मिलता है हमें नेट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है आखिरी में, नेट प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें माइनस करके यहाँ लिखते हैं, और यहाँ मिलता है हमें नेट लॉस। ये कहलाता है हमारा पक्का प्रॉफिट या पक्का लॉस। ये ग्रोस प्रॉफिट इसमें से मिलता है ना, इनमें से मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, बरोबर। और ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है ना, उसे फिर ट्रांसफर करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये फिर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ आ रही है ना बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है वो बातें समझ में आई। इसे भी चाहिए तो नोट कर लेना एक तरह से बुक में कि ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है, बरोबर। तो इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझे। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझे, भाई इसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक हिस्सा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक हिस्सा ये बनाया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर पार्टनर रिलेटेड सब चीज़ें लिखी जाती है। पार्टनर के एक्सपेंसेस और इनकम वो सब यहाँ एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले मैंने एक दो वीडियोस बनाए थे, वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बनाए थे कि इस बार ये आपके नए अकाउंट्स हैं, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट अकाउंट। वो अकाउंट अगर पिछले वीडियोस आपने न देखे हो तो एक बार रिवाइज कर लो, जिसमें मैंने इन तीनों के बारे में डिटेल में समझाया था कि भाई इन तीनों में क्या क्या लिखा जाता है। लास्ट ईयर 11th में जब हम अकाउंट बनाते थे तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ें तैयार करते थे, और ये तीन चीज़ें इस बार नई हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले भी समझाया था ना। अभी सिर्फ बेसिक अगर समझा दूँ भाई इसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता हो वो यहाँ पे लिखा जाता है। कल हमने इसके सम्स भी किए थे, उसमें भी मैंने बताया था, ऊपर एक लाइन छोड़ देता है ना कि जिसमें स्टार्टिंग में ये लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो भी आता हो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होता हो, अगर नेट लॉस, तो वो लॉस इस तरफ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नेट लॉस पहली लाइन में। या अगर प्रॉफिट हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखा जाता है, ये दोनों चीज़ें सबसे पहले। और उसके बाद पार्टनर रिलेटेड चीज़ें इसमें लिखते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर रिलेटेड चीज़ें में ऐसे याद रखो कि वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को कुछ भी अगर देना हो ना तो वो सब चीज़ें डेबिट में लिखो। पार्टनर को अगर कुछ भी देना है हमें तो वो सब चीज़ें डेबिट में लिखी जाती है, खाली पार्टनर को। हाँ, कि जैसे पार्टनर को क्या क्या देते हैं, तो पार्टनर को देते हैं हम लोग कैपिटल इंटरेस्ट, अगर पार्टनर को सैलरी देनी हो या पार्टनर को कमीशन देनी हो, पार्टनर को बोनस देना हो, कोई रेम्यूनरेशन देना हो, कोई अगर प्रॉफिट देना हो, तो पार्टनर को कुछ भी अगर देना हो ना तो वो सब चीज़ें डेबिट में लिखते हैं, वॉट एवर गिवन टू पार्टनर। इसके रिलेटेड कल हमने एक दो सम भी किए थे, बराबर। और अब तो फाइनल अकाउंट के सभी सम में ये चीज़ें आएगी, तो ये चीज़ें खाली याद रखना, वॉट एवर गिवन टू पार्टनर तो डेबिट में लिखो, बराबर। एंड वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, कि अगर पार्टनर से कुछ भी लेना है ना तो वो चीज़ें क्रेडिट में लिखो, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर। कुछ भी लेना हो अगर हमें पार्टनर से, तो भाई पार्टनर से क्या क्या लेते हैं, तो पार्टनर से लेते हैं हम लोग ड्राइंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। ड्राइंग इंटरेस्ट लेना हो, या तो फिर पार्टनर से दूसरे कोई अगर एक्सपेंसेस लेने हो, दूसरे कोई अगर लॉस हो वो अगर पार्टनर से लेना हो, तो कुछ भी पार्टनर से लेना है ना तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर वो यहाँ पर।
तो एप्रोप्रिएशन में यही चीज़ें आती है, सिर्फ यही चीज़ें कि भाई जो कुछ भी पार्टनर को देना है या पार्टनर से लेना है वो चीज़ें यहाँ पर पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस एंड प्रॉफिट वो यहाँ लिखे जाते हैं। और फिर एप्रोप्रिएशन को भी क्लोज करते हैं। इसे भी क्लोज करें तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है मतलब वो बिजनेस का फ़ायदा है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है मतलब वो बिजनेस का लॉस है। और इसमें अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है मतलब समझो फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा यहाँ पर लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट लिखकर। क्या लिखते हैं यहाँ पर? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कि भाई आखिरी में जो प्रॉफिट मिला ना वो प्रॉफिट सभी पार्टनर को बांट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। ठीक है ना, जितने भी पार्टनर हो उन पार्टनर्स को बांट दिया जाता है, ये डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यहाँ डेबिट का टोटल ज़्यादा आया, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिविजिबल लॉस। यहाँ पे लिखा जाता है डिविजिबल लॉस कि भाई जो भी लॉस हुआ ना वो लॉस सब पार्टनर को बांट देंगे हम लोग। ठीक है, ये बात भी ध्यान आ गई ना। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस होता है उसे ले जाते हैं आगे कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है ना, इसे फिर यहाँ लेके जाते हैं कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ले जाते हैं। सही बात है ना। तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है वो समझ में आ गया ना। पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम्स इसमें आती है कि पार्टनर को कुछ भी देना है, पार्टनर से कुछ भी लेना है, वो चीज़ें यहाँ पे आएगी। इसे भी नोट कर लो। तो अब कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में समझे हम लोग। अब अगर कैपिटल अकाउंट के बारे में हम लोग समझे तो देखो कैपिटल एंड करंट अकाउंट इसके बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में थियरी समझाई थी कि ये कैपिटल और करंट अकाउंट ये ऑप्शन में होते हैं कि भाई या तो दोनों बनाने हैं सम में या तो फिर कोई भी एक ही बनाना है। वो हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड आती है ना, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। ये कैपिटल अकाउंट बनाने की ये दो मेथड है। तो जिसमें अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो ना तो उसमें कैपिटल अकाउंट फिक्स लिखते हैं और कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनाया जाता है कि भाई साल के शुरुआत में जितनी कैपिटल है, सपोज कोई पार्टनर की साल के शुरुआत में 5 लाख की कैपिटल है तो साल के आखिरी में भी उसे 5 लाख की ही कैपिटल मेंटेन रखनी है, फिक्स कैपिटल रखनी है। तो उसे कामकाज के लिए अलग पैसे रखने होंगे और अलग से करंट अकाउंट बनाना होगा। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो कैपिटल एंड करंट दोनों अकाउंट बनाते हैं, ये सम में मेंशन होता है। या तो जो ट्रायल बैलेंस होता है ना उस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होता है कि कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों हैं या एक है। ठीक है ना, वो सब में होता है मेंशन। तो फिक्स कैपिटल मेथड है तो दोनों बनाएंगे, अगर फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो फिर तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे नहीं। फ्लक्चुएशन मेथड मतलब साल की शुरुआत में जितना कैपिटल है आखिरी में भले चेंज हो, आखिरी में भले अलग कैपिटल हो सेम कैपिटल ना हो, फ्लक्चुएट होता हो, तो वो फ्लक्चुएशन मेथड, तो उसके लिए सिर्फ कैपिटल ही बनाएंगे करंट नहीं। तो यहाँ मैं पहले सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बता रहा हूँ कि सपोज फ्लक्चुएशन मेथड है तो सभी इंफॉर्मेशन इसी में ही लिखेंगे कैपिटल में ही। और इसमें भी क्या लिखा जाता है, पार्टनर रिलेटेड चीज़ें। इसका जो अकाउंट ही बनता है तो डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट की जगह पार्टनर्स के नेम लिखे जाते हैं, जैसे ए बी या 3 पार्टनर हो तो ए बी सी या जो भी पार्टनर के नेम हो, बरोबर। और यहाँ पर भी पार्टनर रिलेटेड चीज़ें, पार्टनर को कुछ भी देना हो या लेना हो तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। इनमें जैसे शुरुआत करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है हमेशा यहाँ पर क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस से, कि जिसे हम लोग कहते हैं कि बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कि जो पहले का बैलेंस लेकर आए वो सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है कैपिटल अकाउंट का, बरोबर। ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। और उसके बाद इसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा ना उन सब की ही दूसरी एंट्री यहाँ पे करते हैं कि जैसे चलो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा। इसके अलावा अगर पार्टनर की कुछ भी ड्राइंग्स होती है तो वो ड्राइंग्स यहाँ पर लिखते हैं, बरोबर ना। ड्राइंग से यहाँ पर लिखते हैं अगर पार्टनर ने कुछ ड्राइंग कर रहे हैं। इसके बाद जो कुछ भी हमें पार्टनर को देना है, जैसे मैंने अप्रोप्रिएशन में लिखवाया था कि whatever given to partner, whatever given to partner वो लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे, जो कुछ भी पार्टनर को देना है, ठीक है ना, वो सब क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। क्या क्या देना होता है पार्टनर को, तो जैसे मैंने पहले बताया था ना वही चीज़ें कि अगर कैपिटल इंटरेस्ट देना है
सैलरी देनी है उनको, अगर पार्टनर को कोई कमीशन देनी है, बोनस देना है, रेम्यूनरेशन देना है, या तो फिर अगर कोई प्रॉफिट देना है, तो पार्टनर को कुछ भी देना है वो यहाँ पर जनरली पार्टनर को कुछ भी देते हैं ना, वो सब चीज़ें एडजस्टमेंट में लिखी हुई होती है, इसलिए उन सब की दो दो जगह पर एंट्री करते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया एडजस्टमेंट की दो एंट्री करते हैं ना, तो पार्टनर को कुछ भी देना हो ना उसकी दो जगह एंट्री करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट के यहाँ क्रेडिट में और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, वो मैंने बताया था ना, बरोबर ना, वो डेबिट में वहाँ लिखते हैं। और एक यहाँ पे ड्राइंग की और ओपनिंग बैलेंस की इसकी दूसरी एंट्री नहीं होती, इन दोनों की एक एक बार ही एंट्री करते हैं, ठीक है ना, बाकी इनकी दो बार एंट्री होगी। वॉट एवर गिवन टू पार्टनर वो यहाँ क्रेडिट साइड पे और अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे, ठीक है। एंड वैसे ही वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, कि कुछ भी अगर पार्टनर से लेना है, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। कि जैसे ड्राइंग इंटरेस्ट लेना होता है, ऐसे भी याद रखते हैं कि ड्राइंग इस साइड है तो ड्राइंग इंटरेस्ट भी इसी साइड आएगा इसमें, कि ड्राइंग इंटरेस्ट लेना होता है, कोई एक्सपेंस लेना हो, कोई तरह का लॉस लेना हो, तो वो सब यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की ही चीज़ें और इतनी ही चीज़ें। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा दूसरा कि अप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया था ना, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस वो यहाँ पे लिखा जाता है कि जैसे जैसे अगर अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया हो तो वो यहाँ पे लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कि उसमें जो भी प्रॉफिट आया वो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आया हो तो वो लॉस इस साइड लिखेंगे डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस यहाँ पे लिखा जाएगा। हम लोग सब ट्रांसफर ही करते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रोस प्रॉफिट या लॉस आया था उसे यहाँ ट्रांसफर किया, इसमें जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आया उसे यहाँ ट्रांसफर किया, इसमें जो भी डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस आया उसे इसमें ट्रांसफर किया, और इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में आखिरी में, इसमें जो भी बचेगा आखिरी में उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में ये सब बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर अगर सपोज कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनाना है ना, कि पूछा हुआ है कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं, तो अगर कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनाना हो ना तो कोई फ़र्क नहीं होता, कल के मैंने वीडियोस में समझाया था इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर करंट अकाउंट बनाना है तो कोई फ़र्क नहीं, यही सब चीज़ें सिर्फ ये जो बैलेंस है ना, स्टार्टिंग का बैलेंस, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है और बाकी सभी चीज़ें फिर करंट अकाउंट में लिखते हैं। कल मैंने सम करवाया था उसमें मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट फिर सिर्फ दो लाइन का ही बनाते हैं, कि उसमें खाली ये ओपनिंग बैलेंस होता है और आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस, और कुछ भी उसमें लिखते नहीं हैं, बाकी सब चीज़ें किस में लिख देते हैं, करंट अकाउंट में। फिर वही पार्टनर से कुछ भी लेना है अगर तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर को कुछ भी देना है अगर तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट सेम ही आता है, समझ आ रही है ना बात। और आखिरी में अगर इसे क्लोज करें ना, तो इसे क्लोज करने के बाद आखिरी का बैलेंस बचता है, लास्ट बैलेंस। जनरली 100% कैपिटल अकाउंट खाली बना रहे हो ना, तो कैपिटल अकाउंट का आखिरी का बैलेंस यहीं पे ही बचेगा, जो कहते हैं हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे कभी नहीं बचेगा। हर एक अकाउंट में हम लोग पहले देख रहे थे कि सभी अकाउंट में जो है वो यहाँ प्रॉफिट आता है या लॉस होता है, या इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा या इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा होगा और यहाँ पे आखिरी में बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर। अगर कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आपका इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब समझो आपका सम गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, करंट अकाउंट में आ सकता है। जब आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट में इस साइड का या इस साइड का कोई भी साइड का टोटल ज़्यादा आ सकता है, वो पॉसिबल है। लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, मतलब क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये कैपिटल अकाउंट जैसे तैयार हुआ ना, ये याद रखो। और कैपिटल साथ में करंट भी है वैसा ही, कैपिटल या तो करंट भी वैसा ही बनाएंगे, करंट अकाउंट में भी यही सब चीज़ें रखेंगे और फिर इनका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में।
तो इसे भी अगर चाहिए तो एक बार लिख लो, याद कर लो, तो फिर उसके बाद आखिरी बैलेंस शीट देखें वो कैसे बनाना है। और अब अगर बैलेंस शीट की हम लोग बात करें कि भाई बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो ये बैलेंस शीट है, ये अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई होते नहीं हैं। या अगर याद रखना हो तो ऐसे याद रखो कि इसमें डेबिट क्रेडिट के उल्टे रूल्स होते हैं। जो चीज़ें डेबिट में लिखते हैं ना, वो सब चीज़ें बैलेंस शीट में इस साइड आती है, बराबर ना, राइट साइड पे आती है। और जो भी चीज़ें क्रेडिट में लिखते हैं ना, वो सब चीज़ें हम लोग इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, है ना, साइड ही कहते हैं इसमें, ये साइड से है, ये शीट है, ये अकाउंट नहीं है, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से इसे नहीं लिखा जाता, बराबर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज एंड अमाउंट, और इस साइड पे लिखा जाता है एसेट्स एंड अमाउंट। इसमें ऊपर डेबिट क्रेडिट मत लिखना, इसमें डेबिट क्रेडिट के रूल नहीं होंगे, फिर से बोल रहा हूँ। तो इस साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज होती है। तो सबसे पहली चीज बैलेंस शीट में जो लिखी जाती है ना, तो वो कैपिटल या करंट अकाउंट में जो भी हम क्लोज करते हैं ना, जो भी बैलेंस क्लोज करते हैं, वो बैलेंस क्लोज करके यहाँ पे लिखा जाता है। सबसे पहली चीज यहाँ पर लिखी जाती है कैपिटल, कि कैपिटल अकाउंट लिखे जाते हैं, भाई जितने भी पार्टनर्स हो उन पार्टनर्स का कैपिटल कितना है वो यहाँ पे लिखा जाता है, बरोबर। सबसे पहली चीज इस साइड पे लिखा जाता है कैपिटल। इसके अलावा बैलेंस शीट में दूसरा यहाँ पर लिखा जाता है कैपिटल के बाद बिजनेस के रिजर्व्स, बिजनेस के हर तरह के रिजर्व्स, रिजर्व कहलाते हैं ना कि भाई बिजनेस में हम लोगों ने कुछ कुछ भी काम के लिए जो थोड़े से पैसे साइड में करके रखे हुए हो, वो सब रिजर्व्स कहलाते हैं। जनरल रिजर्व होता है, या दूसरे भी अलग अलग तरह के रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। कोई भी तरह के रिजर्व्स हो तो वो सभी रिजर्व्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। कैपिटल, उसके साथ रिजर्व लिखा जाता है, और रिजर्व के साथ फिर लिखा जाता है यहाँ पर लायबिलिटीज। यहाँ पर लायबिलिटीज लिखी जाती है, हर तरह की लायबिलिटीज इसमें लिखी जाती है। मतलब इस साइड का हो ना, तो तीन पार्ट होते हैं, एक कैपिटल होता है, ऊपर कैपिटल, फिर रिजर्व, और फिर लायबिलिटीज लिखी जाती है वहाँ पर। लायबिलिटीज में भी हर तरह की लायबिलिटी, सबसे पहले तो लायबिलिटी मतलब क्या, वो तो ध्यान है ना। लायबिलिटी मतलब बिजनेस की जवाबदारी। हमने अगर कहीं से भी कुछ उधार लिया है, या किसी को भी हमें कुछ चुकाना है, पैसे देने हैं अगर मुझे कुछ भी, तो वो लायबिलिटी कहलाती है। जब साल का आखिरी दिन आता है ना, 31 मार्च एंडिंग, तब उस वक्त हम बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं। तब उस वक्त पता है कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमें पैसे देना बाकी है। किसी से हमने उधार पे खरीदा था, उसको पैसे देना बाकी है। कोई बैंक से हमने लोन ली थी तो वो लोन चुकाना बाकी है। लोन एक ही साल में थोड़ी पूरी करेंगे, धीरे धीरे पूरी करते हैं, तो वो लोन चुकाना बाकी है। या किसी और दोस्त से पैसे लिए थे, उसको देना बाकी है। कोई वर्कर को सैलरी देना बाकी है कि यार चलो तुम्हें जो है वो अगले महीने सैलरी देंगे, बरोबर ना। या किसी और ने जो है वो पैसे मांगे थे कुछ काम के लिए, उसको हमने कहा था कि भाई तुम्हें इस टाइम पे पैसे देंगे। तो कितनी सारी चीजें होती है साल के आखिरी दिन पे जो हमें देना बाकी होता है। तो जो भी कुछ देना बाकी है ना, वो सब यहाँ पे लिखते हैं, बरोबर ना। बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है वो, बरोबर, या दूसरी कोई भी चीज़ है जिस जिसको पैसे देना बाकी है, वो सब लायबिलिटीज कहलाती है। और वो सभी लायबिलिटीज इसमें लिखते हैं। लायबिलिटीज में क्लासिफिकेशन भी करते हैं कि जैसे करंट लायबिलिटीज आती है, नॉन करंट आती है। करंट मतलब जो रेगुलर लायबिलिटीज हो वो, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज हो। लेकिन वो क्लासिफिकेशन न भी करो तो खाली याद रखो कि साल के आखिरी दिन में जिस जिसको पैसे चुकाना बाकी है, जो जो लायबिलिटीज हैं, वो सब यहाँ पे लिखता है। और इस साइड पे सिर्फ एसेट्स, इस साइड पे हर तरह की एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में क्या क्या आता है, तो एसेट्स में सबसे पहले तो बिजनेस एसेट्स लिखी जाती है, जैसे फिक्स एसेट कहते हैं, बरोबर ना। नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट कहते हैं कि जैसे बिजनेस में मशीनरी कितनी है, लैंड बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, कंप्यूटर कितना है, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स हुए ना, कि जिनकी वजह से ये बिजनेस चल रहा है हमारा। वो सब एसेट्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। उन सब की नई वैल्यू लिखते हैं साल के आखिरी दिन में, नई वैल्यू। कि जैसे मशीन है, तो मशीन को पूरा साल हमने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई होगी ना, बरोबर ना। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा, याद है डेप्रिसिएशन 11th में करते थे आप लोग। तो मशीन पूरा साल यूज़ की है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो उसकी वैल्यू कम होकर अब मशीन की नई वैल्यू कितनी है वो यहाँ लिखा जाता है।
यहाँ पे सब आखिरी तारीख को नई वैल्यू लिखते हैं। तो ये सब एसेट्स में फिक्स एसेट्स, उसके बाद जो है वो करंट एसेट्स लिखी जाती है कि जैसे जिस जिस से पैसे लेना बाकी है हमें, वो सब यहाँ पे लिखते हैं, वो सब करंट एसेट्स में होते हैं। कि जैसे डेप्टर्स हुए, भाई जिनको हमने सेल किया था उससे पैसे लेना बाकी है, मैंने उधार में बेचा था उससे पैसे लेना बाकी है, या कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से इंटरेस्ट मिलना बाकी है, बरोबर, या किसी ने कहा था कि भाई मैं तुम्हें ब्याज दूंगा या कमीशन दूंगा, वो कमीशन लेना बाकी है। तो जो कुछ भी लेना हमें बाकी हो ना, वो सब यहाँ पे लिखते हैं। जो कुछ भी देना अगर बाकी है ना, वो सब यहाँ पे लिखते हैं आखिरी तारीख को, जो जो देना बाकी है, और जो जो लेना बाकी है वो सब यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे भी समझो दो पार्ट, एक फिक्स एसेट्स लिखते हैं, जो जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सब लिखेंगे उसमें फिक्स एसेट्स, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे जो कुछ भी हमें लेना बाकी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये दोनों चीज़ें आती हैं, और आखिरी में बैलेंस शीट में कुछ बचता नहीं है। इन सब में हमने देखा कि आखिरी में जो कुछ भी बचता था उसे आगे ट्रांसफ़र करते थे। इसमें प्रॉफिट या लॉस बचा उसे यहाँ ट्रांसफ़र किया, इसमें जो भी बचा यहाँ ट्रांसफ़र किया, इसका यहाँ ट्रांसफ़र किया और इसका यहाँ ट्रांसफ़र किया बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आखिरी में कुछ नहीं बचना चाहिए। बैलेंस शीट में आखिरी में दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी तो उसे बैलेंस कहते हैं ना, बरोबर ना। ये शीट बैलेंस होनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी कहलाता है कि आपने ये फाइनल अकाउंट एकदम परफेक्ट बनाया है। इन सब को ट्रांसफ़र करते 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 यहाँ लेकर आए तो ये हमारा इक्वल आ जाना चाहिए। अगर आखिरी में सम के एंड में दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, मतलब हमारा सम करेक्ट है, मतलब हमने फाइनल अकाउंट बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। समझ आ रही है ना बात? तो बैलेंस शीट में भी क्या क्या आता है वो समझ में आया ना। तो देखो, आज मैंने डिटेल में बताया कि इन सब चीज़ों में क्या क्या लिखा जाता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम्स हैं, और सब में क्या क्या आता है ना वो माइंड में अच्छी तरह से रखना। तो जब सम करेंगे ना हम लोग, कल से जब सम शुरू करेंगे, तब उस वक्त एकदम क्लियर होगा, एकदम माइंड क्लियर होगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, मतलब इसमें लिखनी है। नहीं तो अगर पहले वही में ही हम लोग कंफ्यूज रहेंगे कि भाई कौन सी चीज़ किस में लिखनी है, तो फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जब कहाँ लिखना है वही नहीं पता है तो आगे की कैलकुलेशन कैसे होगी? इसलिए ये चीज़ें सबसे पहले याद रखना आप लोग, बरोबर। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लो आप लोग। तब उसके बाद जो अब प्रॉपर सम्स हैं इनके, वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के सम्स, वो अब हम लोग कल के वीडियो से शुरू करेंगे। और इनकी जो क्विज़ है वो क्विज़ भी एक बार कंप्लीट कर लेना आप लोग, तो शायद ये माइंड में और क्लियर हो जाए। तो अब इनके रेगुलर सम्स वो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।